इस चैप्टर में हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हमने एक कंज्यूमर से की थी, एक उपभोक्ता से की थी। कहा था कि वो कौन कौन से बंडल ये कंसीव कर सकता है, सोच सकता है कि जिसका उपभोग इसके द्वारा संभव है। उन सारे बंडलों को हमने कंजम्पशन सेट में रखा था। उसके बाद हमने कहा था फिजिबिलिटी की बात की थी, संभावना की बात की थी कि या तो आर्थिक वजह से या लीगल वजह से वो कौन से बंडल हो सकते हैं जिसका कंजम्पशन ये कंज्यूमर कर सकता है। उसको हमने बजट सेट में रखा था। उसके आगे हमने बात की थी इस उपभोक्ता के पसंद की, इसके प्रेफरेंसेस की। हमने कहा था कि ऐसा नहीं है, मनुष्य किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर वो कुछ डिसीजन ले रहा है, अगर वो कुछ चुनाव कर रहा है, किसी वस्तु को चुन रहा है, और उस चुनाव के बारे में अगर हम साइंटिफिकली स्टडी करना चाहते हैं, तो इस आदमी की पसंद, इस उपभोक्ता की पसंद कुछ एग्जम्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उस एग्जम्स की बात की थी। फिर हमने बिहेवियरल एजम्पशन की बात की थी कि उपभोक्ता अपने उपभोग को, अपनी खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। और उसके बाद हमने देखा था कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, ये प्रेफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करता है। हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या उपयोगिता अधिकतमीकरण की भी बातें की थी। हमने एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन की बात की थी। हमने डिमांड फंक्शन डिराइव किया था कि ये डिमांड फंक्शन कैसे मिलता है। हमने देखा है कि दो तरीके से डिमांड फंक्शन निकाला जा सकता है। एक मार्शलियन डिमांड फंक्शन हमें मिल सकता है, दूसरा हिक्सियन डिमांड फंक्शन हमें मिल सकता है। हमने ये भी बात की थी कि नॉर्मल गुड क्या होता है, सामान्य वस्तु क्या होता है, इन्फीरियर गुड या घटिया क्वालिटी का वस्तु क्या होता है। हमने गिफन गुड के बारे में बात की थी। तो हम इसमें एक उपभोक्ता के बारे में काफ़ी डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है दो चीज़ों के कंपैरिजन का। एक है प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर, लाभ हस्तांतरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ है सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला आर्थिक सहायता है, जिससे किसी भी उपभोक्ता का लागत कम हो जाता है। एक तरह का यह आर्थिक सहायता है ना। ये कैसे देते हैं? एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे स्पेसिफिक सब्सिडी का, जिसमें सरकार की सहायता से किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। और दूसरा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें सरकार सीधे जितना फ़ायदा होता है वो उस आदमी के बैंक अकाउंट में चला आता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि इंडिया में आजकल पॉपुलर है, कि सरकार जो है गैस खरीदने पे एक आर्थिक सहायता देती है। वो सब्सिडी ही होगा और ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला आता है, लेकिन ये सब्सिडी उस वस्तु का मूल्य कम कर रहा होता है। एक तरह का एक इनकम में ये बढ़ोतरी नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। सब्सिडी डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष तरीके से दिया जा सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आ गया, या इनडायरेक्ट तरीके से दिया जा सकता है कि उस वस्तु का मूल्य ही कम हो गया, बट दोनों सब्सिडी ही है। डिफरेंस ये होगा कि प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं लाता है, आपके इनकम में परिवर्तन ला देता है। तो ये डिफरेंस है। तो इन दोनों चीज़ों को अभी हम कंपेयर करेंगे। तो फिर से हम एक उपभोक्ता यहाँ पे लेंगे जो अपना यूटिलिटी, उपयोगिता को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है ना। वो कौन सा बंडल ले कि उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा हो, ये कंस्ट्रेंट के अंदर कर रहा है कि ये जो है सो P1 X1 प्लस P2 X2 जो है ये उसके आय से कम होनी चाहिए टोटल खर्च, और X1 जो है 0 या 0 से बड़ा, और X2 है 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। हम कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं लेंगे कि ये कॉब डगलस टाइप का है, या यहाँ पे गुड्स जो हैं सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब हम नहीं मानेंगे। हम एक सिंपल ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हमारा बजट लाइन है ना। ये चला गया, हाँ, यहाँ पे ये बजट लाइन है, और ये हमारा यहाँ पे कहिए इंडिफरेंस कर्व है, U0 को बता रहा है। यहाँ पे X1 है, यहाँ पे X2 है।
अब क्या होगा कि सरकार अगर सब्सिडी देती है, गुड वन पे कहिए सब्सिडी देती है, और गुड वन डायरेक्ट देती है या इनडायरेक्ट देती है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक सब्सिडी दे रही है और जिसमें वस्तु का मूल्य कम हो जा रहा है, तो ये अब इक्वेशन, इनका बजट का इक्वेशन जो है और बजट सेट का जो इनइक्वालिटी है वो ऐसा मिल रहा है, P2X2, मतलब प्राइस जो है पर यूनिट गुड वन का वो P1 से घट करके P1T हो जा रहा है। तो अब हमें नया बजट लाइन मिलेगा, वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये कि ये नया बजट लाइन होगा, ये हमें मिल रहा है P1 माइनस टी X1 प्लस P2X2 इज इक्वल टू I। ये रहा आपका I बाई P2, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और ये जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा यूटिलिटी यहाँ पे इस बिंदु पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यहाँ से बढ़ के ये हमें एक सब्सिडी की वजह से हमने देखा कि गुड वन के कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो गया है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में क्या होता है। अगर हम सेम प्रॉब्लम लें, है ना, सेम हमारा बजट सेट है, रफली कहिए सेम है, और हमारा ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा होता है कि अगर बजट सेट जो है आपका P1X1 प्लस P2X2 एंड I है, तो यहाँ पे बेनिफिट I के बाद I जो है I प्लस B में बदल जाता है, इतनी बेनिफिट सरकार से मिल रही होती है। तो आपका बजट सेट समानांतर तरीके से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो नया बजट सेट ऐसा होगा और यहाँ पे हमें ऐसा आपको नया बंडल मिलेगा। ये ओरिजिनल बंडल है और ये जो है सो फाइनल बंडल है, ये मिलेगा। अब हमें दो को कंपेयर करना है तो किसी एक चीज को तो बराबर रखना पड़ेगा। तो हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था कि गवर्नमेंट को खर्च कितना है, गवर्नमेंट ट्रांसफर कितना कर रही है, गवर्नमेंट जो है सो TX1 स्टार ट्रांसफर कर रही है ना, पहले केस में, क्योंकि P1 तो प्राइस था, X1 स्टार एंड X2 स्टार का बंडल ये उपभोक्ता खरीद रहा था, एंड P2 दूसरे वस्तु का प्राइस था और I टोटल इनकम था। तो TX1 स्टार सरकार को एक्स्ट्रा खर्च आ रहा था। तो हम यहाँ मान लेंगे कि ये जो B है वो भी जो है TX स्टार के बराबर है। तो क्या ये TX स्टार के बराबर है? तो एक चीज हमें समझना है कि पहले वाले ग्राफ में ये जो फाइनल बंडल था, ऑप्टिमल बंडल X1 स्टार और इसको कह लें कि ये X2 स्टार था, क्या ये नया वाला जो बजट लाइन है क्या इस फाइनल बंडल इससे गुजरेगा? तो देखते हैं गुजरता है या नहीं। हमने क्या लिया था, P1X1 स्टार प्लस P2X2 स्टार, ये जो है हमें चेक करना है I प्लस TX1 स्टार के बराबर होता है या नहीं। तो दोनों तरफ से अगर हम TX1 स्टार घटा दें तो यहाँ हमें मिलेगा P1 माइनस TX1 स्टार प्लस P2X2 स्टार और दूसरी तरफ हमें मिलेगा I। हमने यही तो एग्जैक्टली यही हमारा बजट इक्वेशन था। और अगर ये बजट लाइन जो है X1 स्टार और X2 स्टार से गुजरता है तो हम लिख ही सकते हैं P1 माइनस TX1 स्टार प्लस P2X2 स्टार इज इक्वल टू I। एग्जैक्टली सेम थिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो निस्संदेह ही नया बजट लाइन जो है वो आपके फाइनल बंडल, पहले सब्सिडी वाले केस वाले जो फाइनल बंडल है वहां से गुजरेगा। हमारा फाइनल बजट लाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की केस में कुछ ऐसा आएगा। ये दोनों मान लीजिए पैरेलल है ना, ग्राफ उतना अच्छे से आया नहीं है बट दोनों पैरेलल है। अब हम एक और ग्राफ ले लेते हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का और सब्सिडी वाले का दोनों का फाइनल बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि हमें कुछ ऐसा मिलता है। और इस बिंदु पे जो है हमें
ऑप्टिमल बंडल मिलता है सब्सिडी वाले के केस में। ये हो गया x1 स्टार, ये हो गया x2 स्टार, है ना, एक्सिस x1 और x2 है। चूंकि यहाँ पे हमारा वक्र जो है ऑप्टिमल अनधिमान वक्र कुछ ऐसा आ रहा है, सो हम देखेंगे कि इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के केस में हम कुछ हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व अचीव कर सकते हैं। ये तो एक ग्राफ से, तो ग्राफ में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बनाने में तो गलती नहीं हुई है, बट हम समझ सकते हैं एक दूसरे तरीके से डिस्कशन से कि हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कंज्यूमर को ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर जो है एक हायर यूटिलिटी लेवल को अचीव करने में सक्षम हो रहा है। तो कंज्यूमर तो हमेशा चाहता है अपनी उपयोगिता को बढ़ाना, और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के केस में हो रहा है। तो आइए इसको वर्ड्स में देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो दोनों ही केस में सरकार को x1 स्टार t का खर्च हो रहा है। ये सही है कि x1 का डिटर्मिनेशन करना संभव नहीं है अगर सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, बट हम लोग एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों में सरकार को सेम ही खर्च आ रहा है, तो सरकार को वो करना चाहिए जो उपभोक्ता को ज़्यादा फायदा दे रहा हो। अब देखते हैं कि दोनों केसेस में जो फाइनल बजट लाइन है वो x1 स्टार कॉमा x2 स्टार से गुजर रहे हैं, जहां x1 स्टार कॉमा x2 स्टार ऑप्टिमल बंडल है सब्सिडी दिए जाने के मामले में, है ना। अब क्या हो रहा है कि पहले में सब्सिडी दिया जा रहा है तो पहली वस्तु का मूल्य कम हो जा रहा है, तो पहली वस्तु का रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस, तुलनात्मक आकर्षण बढ़ जा रहा है, और वो एक कॉम्बिनेशन, उपभोक्ता एक कॉम्बिनेशन ऑफ x1 और x2 खरीद रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है कि बराबर मूल्य, बराबर वैल्यू का आय में बढ़ोतरी हो जा रहा है, प्राइस वही रह रहा है। चूंकि प्राइस गुड वन का कम नहीं हो रहा है, तो रिलेटिवली यहाँ गुड वन का अट्रैक्टिवनेस जो है कम है। तो उपभोक्ता निस्संदेह कुछ कम मात्रा में गुड वन खरीदेगा और कुछ ज़्यादा मात्रा में गुड टू खरीदेगा, और यही हमें इस ग्राफ में यहाँ दिख रहा है। यहाँ से ये शिफ्ट हो रहा है। ये भी समझने योग्य बात है, चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला बजट लाइन भी जो है x1 स्टार और x2 स्टार से गुजर रहा है, जो कि सब्सिडी वाले केस में ऑप्टिमल बंडल है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी x1 स्टार और x2 स्टार अवेल कर सकता है, उसका कंजम्पशन कर सकता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बंडल एक्सेसिबल है भी। लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा बंडल वो अपने लिए खोज ले, जो कि संभव है क्योंकि गुड वन का प्राइस यहाँ कम नहीं हो रहा है, बट सो गुड टू थोड़ा ज़्यादा रिलेटिवली अट्रैक्टिव है। तो डायरेक्ट बेनिफिट के केस में सरकार उपभोक्ता को ये चॉइस दे रही है कि वो गुड वन का कंजम्पशन बढ़ाए या गुड टू का कंजम्पशन बढ़ाए, या गुड वन और गुड टू का कंजम्पशन एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में बढ़ाए। ये सब्सिडी के केस में सरकार वो चॉइस एक तरह से छीन ले रही है, क्योंकि उसमें वस्तु वन को ही कंज्यूम करने में ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। तो इस वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो कंज्यूमर के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है।